जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को देख रहे हैं। यह भाग 2 वीडियो है। भाग 2 वीडियो में 51 से लेके 100 तक के प्रश्न को कवर किया गया है और भाग 1 वीडियो है जिसको मैं 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न को कवर कर लिया गया है। वह वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को जा करके देख लें। उसका प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उसको माध्यम से देख सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसके माध्यम से ज्वाइन करके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहले सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन पूरा कराया जाएगा, बाई ऑप्शन पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाला है। चलते हैं अपना प्रश्न पत्र पे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के पास में फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी चलाते हैं उसको में शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम इतना मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले 34 नंबर प्रश्न जो है आगे वाले सेट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वायु ऑप्शन क्लिक करने में, तो पहले ये वाला प्रश्न को देख लिया जाए, उसके बाद में अपना प्रश्न पे चलते हैं। इसमें है कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। देखिए, पश्चिम की ओर नहीं बहती है, इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी है, पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बाकी आपको नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया और कई वो नदियां हैं तो आपको मुख्य रूप से 2 गया, नर्मदा और ताप्ती आपको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली है। बी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही है, लेकिन कल वाले में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, और सारी चीज़ हमको याद कर लेते हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ को लिस्ट अगर देखिएगा तो बहने वाली नदी जो है सबसे पहले कि आपको नर्मदा हो जाती है, आपको फिर ताप्ती हो जाती है, माही हो जाती है, पेरियार हो जाती है, मांडवी हो जाती है और लूनी और शरावती। ये नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली है, लेकिन मुख्य रूप से आपको 2 याद रखिएगा तो इतना में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। नर्मदा और ताप्ती ज़्यादा प्रश्न में दिया जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से एस्चुरी बनाती है, ये भी याद रखना है। गोदावरी जो है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और जो गोदावरी है ध्यान रखिएगा इसके दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को ध्यान रखिएगा, गोदावरी के दक्षिण के गंगा नाम से भी जाना जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और गोदावरी का सहायक नदी में ध्यान रखिएगा ये पूर्वा, वर्धा, पेनगंगा और बेनगंगा। तो पेनगंगा और बेनगंगा को ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि पेनगंगा और बेनगंगा जो है ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ज़्यादातर इसी से प्रश्न आता है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो हम लोग 51 तक प्रश्न को कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ से जो प्रश्न है आगे देखना है। 52 नंबर की इंग्लिश है, इसको शॉर्ट मार देते हैं। इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले इसके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब इसके लिए हो जाएगा। उसके बाद है 53 नंबर। 53 नंबर के लिए आपको डी ऑप्शन हो जाएगा और उसके बाद में 54 नंबर के लिए आपको जो है ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर के लिए देखिएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका आपको मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हम लोग का मेन प्रश्न। इस पर हम लोग को और डिस्कस के साथ में आगे बढ़ना है। तो हम लोग 56 नंबर प्रश्न के देखते हैं। आज का पहला प्रश्न समझिए तो हो जाएगा, डिस्कशन के साथ में अगर बताने वाली बात कहे तो पहला प्रश्न हो जाएगा, नीचे कुछ पौधे का प्रकार दिए गए जिसको में से पादप पौधा में कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो यह कौन सा समूह शामिल है, तो देखिएगा यह बीजीय पादप में तो डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में हम लोग जानेंगे। जिम्नोस्पर्म में जो पुष्प है नहीं होता है, फल के अंदर बीज है नहीं होता है, अंडाशय इसको में नहीं होता है और उसके बाद में यह काष्ठीय पौधा चीड़, देवदार और साइकस इसका उदाहरण है। एंजियोस्पर्म में देखिएगा इसको में फूल भी होता है, बीज के अंदर इसके फल के अंदर बीज भी होता है, अंडाशय भी होता है और यह पतझड़ बन ज़्यादा होता है और आम इसको मुख्य रूप से आम, नीम और पीपल के पेड़ है इसके अंदर में आता है। एंजियोस्पर्म छोटा सा पॉइंट से याद रखिए, एनजीओ का मतलब कि इंजॉय। इंजॉय के लिए आपको फूल चाहिए, उसके खाने के लिए फल चाहिए और फिर उसके बाद में फल में कौन सा खाइएगा, आम खाइएगा।
इतना से आप याद रखिएगा, तो ये दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद में ए वाला पॉइंट पर देखिएगा, ए वाला पॉइंट पर जैसे थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा आपको दिया गया है ऑप्शन ए में पहला, हम आपको टिक करके बता दे रहे हैं। तो हम लोग इसको थैलोफाइटा अगर दे दें तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, थैलोफाइटा जो है आपको ध्यान रखें पौधा का कि एक ऐसा समूह है जिसको में शैवाल, कवक जो मान के फंगी होता है, इसमें जो है ये कैटेगरी के अंदर में आता है शैवाल और कवक, ये थैलोफाइटा के अंदर में। और इसमें जो है जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं होती है। थैलोफाइटा के अंदर में जो जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं होता है। इसको में जो ध्यान रखिएगा, इसको में जो है ना, इसको में है जो सामान संवहन के लिए भोजन जैसे खनिज पदार्थ के लिए पहुंचाने के लिए संवहन उत्तक की ज़रूरत होती है, तो वह पेड़ पौधा में तो यह पादप जगत में ज़रूरत पड़ती है। फ्लोएम, जाइलम ये सब नहीं होता है क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। और यह जो पेड़ होता है यह अविकसित होता है। यह किस प्रकार का पादप होता है, तो अविकसित होता है। वही ब्रायोफाइटा आपको देखिएगा, ब्रायोफाइटा को हम आपको क्लिक कर लेते हैं, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंदर में जो वैसे पौधे हैं जिसको में जो है ना असली रूप में जड़, तना और पत्ती मौजूद नहीं होता है। इसको में असली रूप में जो है जड़, तना और पत्ती मौजूद नहीं होता है। जैसे आप देखें काई, अगर काई जो पानी जहाँ रहता है उसमें काई लग जाता है तो वह काई में इस सब मौजूदगी नहीं रहता है, ठीक है। और जैसे नागफनी हो गया, ये सब भी आता है। हॉर्न वाट्स होता है, लिवर वाट्स होता है इसका पेड़ के अंदर, ये सब पेड़ आता है इसके अंदर में, ठीक है। इसको में बीज नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में बीज नहीं होता है। पादप जगत का, हाँ ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दरोगा टाइप के प्रश्न में पूछने वाला है कि पादप जगत का जो उभयचर इसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। मानव जगत, जीव जगत का जो उभयचर है मेढक को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर में, यदि एक हेमोफिलिक पुरुष का विवाह एक समान महिला से होता है तो उसकी जो पुत्री होगी, पुत्री में हेमोफीलिया के वाहक होने की संभावना क्या होगा। तो जो पुत्री होगी उसको में हेमोफीलिया वाहक जो है वो 100% होगा क्योंकि लेडीज ही इसका वाहक होता है। आगे देखिएगा 58 नंबर है। 58 नंबर में है स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकी उसी का नाम है, और वह वाहक कौन सा है। तो मुख्य रूप से आप स्लीपिंग सिकनेस याद रखिए। स्लीपिंग सिकनेस मतलब होता है कि सोने की एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो ये सोने का बीमारी है। सबसे पहले आप याद रखिएगा ये नींद की बीमारी है, नींद बहुत ज़्यादा आता है। तो यह किसके वजह से होता है, तो यह स्लीपिंग सिकनेस है, ध्यान रखिएगा। यह सीसी मच्छर होता है, सीसी मक्खी को काटने के वजह से है, सोने वाला नींद की बीमारी हो जाती है, उसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, ठीक है। और यह परजीवी वाहक है, यह परजीवी के माध्यम से फैलता है। आगे देखिएगा, जैसे यह जो है प्रभावी क्षेत्र, अब यह कौन सा क्षेत्र में जो सीसी मच्छर और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी है, तो यह सहारा के क्षेत्र है ना, सहारा अफ्रीका में, उस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा इसको माने कि प्रभावी है। उसके बाद में एंडीज है, ऑप्शन ए में देखिएगा एंडीज है। एंडीज मच्छर को काटने से जो होता है डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, और उसके बाद में है जीका वायरस होता है, पीला बुखार होता है, ये सब का वाहक जो है एंडीज मच्छर है। फिर एनोफिलीजा मच्छर आप देखिएगा, एनोफिलीज मच्छर जो है बी ऑप्शन में, इससे क्या होता है, तो इससे मलेरिया का वाहक है। और बालू मक्खी है, इसको भी याद रखें, बालू मक्खी जो है ये आपको ध्यान रखिएगा काला जर होता है, काला जर बुखार का यह वाहक होता है, काला जर का। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे प्रश्न है 5 ने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है आपको तिरुवनंतपुरम में है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ये तिरुवनंतपुरम जो है कहाँ में है, तो यह केरल में है, यह भी आपको याद रखिएगा, केरल में तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर आपको सबसे पहले की समझने वाली बात है, एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग चल रहे हैं, नोट करिएगा। तो पहले इसका नाम क्या था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ना, इसको पहले नाम क्या था, तो पहले आपको इसको
देवेंद्रम नाम था, ध्यान रखें, देवेंद्रम या त्रिवेंद्रम ऐसे करके नाम था, ये आप देख लीजिएगा। इसका कार्य विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसका मुख्य कार्य क्या है, यहाँ जो है प्रक्षेपण यान का कार्यक्रम होता है और डिजाइनिंग होता है और उसका विकास किया जाता है, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को जाना जाता था और उन्हीं को यह सम्मान में उन्हीं को नाम पे रख दिया गया, हालांकि उसके पहले दूसरा नाम था, ठीक है। फिर उसके बाद में विक्रम साराभाई के आप याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण मिला है 1966 में, 1966 में इनको पद्म भूषण मिला है और इन्हीं को पद्म विभूषण जो मिला है 1972 में मिला है, 1972 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की प्रश्न है 60 नंबर है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध अनंत होता है, उसका प्रतिरोध अनंत होता है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देखिए 61 नंबर, देखिए 61 नंबर में दिया गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें जो है Zn का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का अपचयन हुआ है? तो यह जो अभिक्रिया आपको दिखाई देगा, आपको इसके लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको सही जवाब क्या होगा, तो इसके लिए सही आपको जवाब जो है ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि Zn आपको इसी में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। 61 नंबर के लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब है। 62 नंबर प्रश्न है, कौन सी विटामिन रक्त को थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह बहुत बार रिपीटेड प्रश्न कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न जो है आपको रिपीटेड प्रश्न है, तो यह आपको सही जवाब होगा विटामिन के है, जो आपको रक्त को थक्का जमने में यह इसका हेल्प करता है। और इसको बाद इसको देखिएगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए है, इसको नाम रेटिनॉल है, वैज्ञानिक नाम विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, कभी कभी एग्जाम में देता है। और ये विटामिन ए है जो वसा में घुलनशील होता है, यह भी ध्यान रखें कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह कमी से दृष्टि संबंधी होगा, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिका वृद्धि, ये सब रुक जाता है। तो दृष्टि सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, यानी कि रतौंधी बीमारी ही विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका जो स्रोत है विटामिन ए का, तो गाजर आप याद रखिए, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। विटामिन डी आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। विटामिन डी का जो कार्य है कैल्शियम का अवशोषण करना और हड्डी को स्वस्थ रखना। विटामिन डी अगर किसी व्यक्ति में कमी होता है तो उसको में रिकेटस नामक बीमारी होता है, जिसको में हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम जो है कैल्सीफिरोल है। अगर स्रोत की बात करें तो इसको प्राप्ति कहाँ से होता है, तो ज़्यादा तो है सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन ई में देखिएगा, विटामिन ई है, इसको वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, ध्यान रखिएगा, टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका कार्य जो है ध्यान रखेंगे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और जो है ना कोशिका, और इसका जो है कोशिका भित्ति को बचाने का काम करता है। और इसको जो स्रोत है, इसको स्रोत में देखिएगा मेवा का बीज है और वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। और कमी हो विटामिन ई की कमी होगा तो बंझापन रोग की बीमारी हो जाती है। उसके बाद में 63 नंबर है, बेकिंग सोडा का गर्म करने पर यौगिक एक्स बनता है और एक्स को पुनः क्रिस्टलन फलस्वरूप यौगिक वाई बनता है। तो क्रमशः यौगिक एक्स और वाई का जो है चयन क्या होगा, चयन कर लीजिए। तो इसको आगे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। हाँ, तो इसको ऑप्शन में देखिए, इसका ऑप्शन जो आपको सही जवाब सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए। सी आपको सोडियम कार्बोनेट तथा धोवन सोडा होगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपको 63 नंबर के लिए। 64 नंबर प्रश्न है साथियों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि आप इसका मेहनत की, इसका जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको मैं टाइम थोड़ा सा दिखाऊँ तो आपको टाइम देखिए 2 कुछ मिनट रात हो रही है। तो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को लाइक तो थोड़ा बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
तो चेचक जो है स्मॉल पॉक्स का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक है स्मॉल पॉक्स का टीका का जो आविष्कार है आपको एडवर्ड जेनर ने किए थे। सी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा। अब इससे संबंधी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं और नोट करिएगा। सबसे पहले कि चेचक स्मॉल जो टीका है इसका खोज जो सबसे पहले कि 1976 में किया गया था। डेट आप याद रखिएगा, 1976 में इसको किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा, ठीक है। और यहीं से जो है इनको टीकाकरण का जो है सिलसिला जारी होता है। और इनको एडवर्ड जेनर हैं, इनको एक चीज़ और है, इम्यूनोलॉजी हैं, इसको पिता भी कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का। फिर उसके बाद में देखिएगा टीकाकरण का एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि जैसे WHO द्वारा भारत में जो है ना विस्तृत या व्यापक, प्रश्न लगाएगा कि व्यापक टीकाकरण का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है। इसके लिए 78 में शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप याद रखिएगा कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ 1985 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि भारत के सभी राज्य के ज़िले में इसका पहुंच बनाया जा सके, माने कि टीका दिया जा सके, ठीक है। लुई पास्चर आपको दिया गया है ए ऑप्शन में। लुई पास्चर के बारे में देखिएगा, तो यह ने रेबीज का और एंथ्रेक्स का टीका विकसित किया था। तो ज़्यादातर प्रश्न आएगा रेबीज का टीका किसने बनाया था, तो लुई पास्चर ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। और इसने एक चीज़ और सिद्धांत खोज किए थे, जो पाश्चुकरण होता ना है, दूध का पाश्चुकरण करके रखा जाता है, तो पाश्चुकरण का सिद्धांत प्रक्रिया भी जो है आपको पास्चर ने ही दिया था। फिर उसके बाद में रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच बी ऑप्शन में देखिएगा। इनको से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, तो ये तपेदिक हैजा एंथ्रेक्स के जो जीवाणुओं का खोज किया था, किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, इसका खोज किया गया था। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहले पेनिसिलिन का खोज किए थे। पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक है, उसका खोज किया गया था इनको द्वारा, और 1928 में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है कब किया गया था, 1928 पेनिसिलिन का खोज, जो आपको पहला एंटीबायोटिक है। आगे प्रश्न है 65 नंबर में रेनिज एंजाइम जो शिशुओं को दूध में प्रोटीन का पाचन में मदद करता है, वह कहाँ से स्रावित होता है? तो साथियों देखिएगा, आपको जो रेनिज नामक एंजाइम है, ये खास करके जो बच्चों के जो दूध पीता है उसको प्रोटीन पाचन के लिए काम करता है। तो यह जो स्रावित होता है ना, यह स्रावित होता है। आप लोग इसके लिए क्या सही जवाब होगा बताइए? इसके लिए सही जवाब आपको अमाशय हो जाएगा। अमाशय बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही जवाब है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से हम लोग चलते हैं। तो अमाशय से स्रावित होने वाली एंजाइम को पहले देखिए क्या क्या चीज़ अमाशय से स्रावित होता है। तो आपको पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के पाचन करने में काम आता है। फिर उसके बाद में देखिएगा, फिर उसके बाद में जो है इसको से लाइपेज भी निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता बोलता है, उसको वसा के पाचन करने में काम करता है। और गैस्ट्रिक इमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने में भी काम करता है। और रेनिज है वो आपको देखें कि दूध को जो है दूध से प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। तो पेप्सिन देखें, रेनिज देखें, लाइपेज देखें, मुख्य रूप से 3 ज़्यादा आता है। उसके बाद में यकृत दिया गया है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में आपको देखिए यकृत दिया गया है। तो यकृत से क्या क्या स्रावित होता है? यकृत से जो स्रावित होता है तो सबसे प्रथम पीत रस होता है। और पीत जो रस है वह वसा को पाचन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि तोड़ने का काम यही करता है। छोटी आंत सी ऑप्शन में है, इसको देखेंगे तो इससे है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो यह पाचन एंजाइम है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो पाचन एंजाइम है। मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो यह इसमें से लार इमाइलेज निकलता है, जिसको टैलिन कहा जाता है। लार इमाइलेज उसको टैलिन कहा जाता है। तो इतना सारे फैक्ट आपको नोट करने ज़रूरी है। आगे आने वाला एग्जाम अगर इससे रहेगा तो आपको नहीं छूट पाएगा। 66 नंबर है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष निम्नांकित में से कौन है?
तो ये आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा सुमन बेरी। ध्यान रखिए, सुमन बेरी वर्तमान में है जो ये है। अरविंद पनगड़िया थे, वो सबसे प्रथम थे, ध्यान रखिएगा। अरविंद पनगड़िया थे, सबसे प्रथम थे। राजीव कुमार, ये राजीव कुमार जो है आपको सेकंड रहे हैं। 3 हो गया, फर्स्ट हो गया अरविंद पनगड़िया, 7 हो गए राजीव कुमार, और तीसरा में है अभी, ध्यान रखें, तीसरा में सुमन बेरी अभी हैं। अब देखिए नीति आयोग के बारे में बताऊं तो नीति आयोग है ना, पहले योजना आयोग था, उसी के नाम बदल करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ है। इसका स्थापना, जो नीति आयोग का स्थापना है, 1 जनवरी 2015 को किया गया है। 1 जनवरी 2015 से इसको नामकरण ये स्टार्ट हुआ है। इसको अध्यक्ष देखे हैं कि हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम देखे हैं, प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं, सेकंड है राजीव कुमार, तीसरा है सुमन बेरी। तो इनका जो कार्यकाल चल रहा है ना अभी सुमन बेरी का 22 से लेकर के 27 तक इनका कार्यकाल चलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न 67 नंबर साथियों। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो यह आपको जो स्टार्ट किया गया था, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। 16 जनवरी 2016 से जो है आपको स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब इसका उद्देश्य समझिएगा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, यह एससी और एसटी महिलाओं, जो महिला उद्यमी हैं, उसको सशक्त बनाने के लिए यह काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में आपको 2016 में ही एक और योजना का नाम बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 4 मार्च 2016 को एक सेतु भारतम परियोजना लाया गया था। इसका उद्देश्य था रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाना है। उसके बाद में 2014 में, याद रखिएगा, एक योजना इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत अभियान लाया गया था। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। 2017 में योजना आया है उड़ान योजना और दीनदयाल स्पर्श योजना। स्पर्श योजना तो हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये योजना भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे की प्रश्न देखिए, 68 नंबर है। 68 नंबर में है, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सौर ऊर्जा के बारे में आपको कौन सा कथन है? ये सौर ऊर्जा जो सबसे होता है नवीकरणीय ऊर्जा होता है और गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है। इसका अर्थ समझिएगा। इसका अर्थ होता है ना, सबसे पहले कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करंट में कुछ देख लीजिए सौर ऊर्जा से संबंधित। सौर ऊर्जा से संबंधित करंट में जो है, देखिए, इसका मुख्य स्रोत जो आप जानते हैं कि सूर्य से है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को हुआ था, और ये भारत में हुआ था। और ये भारत का इसका हेडक्वार्टर जो है इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। उसके बाद में नवीकरणीय को देखिए आप, नवीकरणीय पॉइंट है। नवीकरणीय को मतलब होता है, नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला और पुनः इसको प्राप्त किया जा सके, ऐसा ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर में जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, हवा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर में चला आएगा। और उसके बाद में गैर पारंपरिक कहने का अर्थ है ना, गैर पारंपरिक कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो कोयला है, जब कोई एक टाइम से स्टार्ट हुआ है, यानी कि पहले से नहीं चला रहा है, एक परंपरा स्टार्ट हुई, जब से ये कोयला मिलना शुरू हुआ है तो उसको परंपरागत कहा जाता है। तो यहाँ सौर ऊर्जा है जो गैर परंपरागत है, परंपरा से इसका नहीं, ये तो सूर्य का ऊर्जा है, शुरुआत से ही मिल रहा है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, गैस एक परंपरा स्टार्ट हुई उसके बाद से मिला है। ठीक है, इसका अंतर समझ लीजिएगा आप, बहुत कन्फ्यूजन करता है। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसका भंडारण सीमित हो, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इसका ऊर्जा सीमित है, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो यह अनवीकरणीय के अंदर में आ जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस। उसके बाद में आगे का प्रश्न देखिए, 69 नंबर है। यह भी प्रश्न देखिए, 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल का स्थापना कहाँ किया गया था? साथियों, यह देहरादून में किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए।
70 नंबर है वीवीआई प्रश्न है, लगा लीजिएगा इसको। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ये रिपीटेड भी है, वीवीआई भी है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, इसको जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो यह जो है आपको दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका शुरुआत कब से हुआ था साथी, इसका शुरुआत जो हुआ था आपको 1970 से इसका स्टार्ट हुआ है, डेट आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें है जो दूध की क्रांति कहा जाता है, दूध में क्रांति लाया गया था, आज इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा कुछ डेट याद रखिए, पूछा जाता है, जैसे विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को। फिर उसके बाद में यार राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर के रहेगा राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाएगा। और 1 जून को है आपको अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, कुछ विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। दूध के उत्पादन के मामले में देखा जाए तो भी वर्तमान में भारत सबसे प्रथम स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आपको दूध की जो क्रांति, श्वेत क्रांति लाए थे, कौन लाए थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह भी आपको प्रश्न पूछता है, सारे एकदम हॉट टॉपिक प्रश्न है, आपको एकदम नोट करना है तो नोट कर लेना है, आगे आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। उसके बाद में आपको बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, बी ऑप्शन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन को देखिएगा, मछली उत्पादन में है। मछली उत्पादन के जो है इसको क्रांति लाने के लिए नीली क्रांति कहा जाता है। और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 के बीच में इसको लाया गया था, जिसको में मछली उत्पादन के तौर तरीका और इसको नियम सुरक्षा इस सब पर जोर देना था। खाद्य उत्पादन में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न मतलब कि खाने की वाला चीज़ हो उसको उत्पादन में, तो इसको हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति है ना, इसको उर्वरक और सिंचाई का उपयोग करके गेहूं चावल को जो उत्पादन है इसको भारी वृद्धि करना इसका उद्देश्य था, वैसा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित खनिज में से किस खनिज का बिहार में 1 वर्ष के सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जो है आपको ये चूना पत्थर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग को बताना है कि कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर में बिहार के कौन सा जगह है चूना पत्थर उत्पादन में, यानी कि चूना पत्थर में सबसे आगे है। आगे बताना है 72 नंबर प्रश्न देखिए। 72 नंबर है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से कब हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, वीवीआई प्रश्न ये है। सबसे पहले देखिएगा कि यह जो है इसके लिए सही जवाब जो आपको हो जाएगा 1978 हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। इसके संबंधी अब नोट करिएगा आप। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो है अधिकार को हटा करके, संपत्ति को मौलिक अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको रखा गया है भाग 12 में, ध्यान रखिएगा, भाग 12 में। और अनुच्छेद 300 के क में इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसमें से घुरा के पूछते रहता है। मूल अधिकार जो है आपको अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखें, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। इसको भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद इसका है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। ठीक है, भाग 3 को आप याद रखिएगा। भाग 3 जो है अभी आपको बताएं कि यह मूल अधिकार से संबंधित है, तो भाग 3 को जो भारतीय नागरिक के मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय नागरिक के मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा भाग संविधान के भाग 3 को कहा जाता है ना, इम्पोर्टेंट। 13 नंबर प्रश्न है, देखिए 13 नंबर में, किसी दल के विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना फीसदी सीट प्राप्त करना चाहिए। इसको 10% सीट लाना होगा तो वही उसका विपक्ष दल का दर्जा जो है प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। आगे है 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर में है, भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन कार्य करता है, तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना देखें, नोट करिएगा, 3 सितंबर 1939 को, सॉरी इसका नहीं है, हाँ, तो ये खाली अपना इतना याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो यह भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के अंदर में काम करता है। ठीक है, 75 नंबर देखिए। 75 नंबर में ये वीआईपी प्रश्न है, आपको इसको वीआईपी लगा लीजिए।
और जो है ये आपको ज़रूरी है, हर एक एग्ज़ाम में कैसो न कैसो करके इससे पूछता ही है प्रश्न। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपको यूरोप से शुरू हुआ था। सबसे पहले आपको प्रश्न देख लिए, कहाँ से शुरू होता है? यूरोप से शुरू होता है। अब यहाँ से जो नोट करा रहा हूँ आप उसको नोट करिएगा, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। और यह जो है आपको ध्यान रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक ले चलता है। लगभग में यह 6 वर्ष का युद्ध है। कभी कभी टाइम ही पूछ देता है। 6 वर्ष का यह युद्ध है। मुख्य रूप से इसका कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध होने का जो कारण देखें तो कारण था ना, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ध्यान रखिए, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो उसके बाद में उसके जवाब में जो है 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध छेड़ दिया था, युद्ध का घोषणा कर दिया था। 1 सितंबर को ये जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 सितंबर को जर्मनी और ब्रिटेन ने युद्ध का घोषणा किया है। ठीक है, अब इसको में देखिए कुल कितना समय लगा है। 6 साल तक यह युद्ध चला है। और उसके बाद में देखेंगे कि इसमें कुल शामिल कितना देश हुए हैं। तो यह 2 राष्ट्र के बीच में हो रहा था, एगो मित्र राष्ट्र है, तो आप वो बहुत सारे देश हैं। तो कुल मिला करके 61 देश इस युद्ध में भाग लिए थे। और अंत जो है युद्ध का जो अंत है, अंत देखिएगा तो आपको 2 सितंबर 1945 को इस युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, उसका प्रथम विश्व युद्ध का डेट याद है। प्रथम विश्व युद्ध है शुरुआत है 1914 से लेकर 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? तो 76 नंबर के लिए देखिएगा स्कूल में कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसके लिए आपको सही जवाब आपको हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको सही जवाब ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेल्ड ऑस्ट्रेलिया जो दिया गया है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया जो दिया गया है, ये आपको गलत है साथियों, ये आपको गलत है। मैं आपको नोट करा रहा हूँ, वो थोड़ा नोट करिएगा। जैसे बेल्ट है ना, यह सब जितना भी घास जितना भी मैदान दिया गया घास का मैदान, सब शीतोष्ण घास का मैदान है। जितना प्रियरी, पंपास और स्टेपीज बेल्ट सब शीतोष्ण घास का मैदान है, ये आप नोट करिएगा। फिर उसके बाद में है जो बेल्ट है, वेल्ड, ध्यान रखिए, यह वेल्ड है, यह अफ्रीका के है। कहाँ के है? अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये गलत है, अफ्रीका का है। उसके बाद में प्रियरी है, प्रियरी ऑप्शन ए में है, प्रियरी है उत्तर अमेरिका का है, यह बिल्कुल उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में है, यह बिल्कुल सही है। पंपास है, शीतोष्ण घास का मैदान है जो अर्जेंटीना में है। पंपास दक्षिण अफ्रीका के कहाँ में है? तो यह अर्जेंटीना में है। ठीक है, और स्टेपीज आप देखें तो यह यूक्रेन, रूस के चीन के क्षेत्र के आसपास में आता है। तो यह आपको यूरोप में आज अलग से नोट करिए। स्टेपीज इसको में दिया नहीं है, तो इसको में यूरोप दिया हुआ है। यूक्रेन भी, रूस भी और चीन, तो इस सब क्षेत्र में आ जाता है खास करके। आगे देखिएगा 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? देखिए हम आपको नोट करा लेंगे, वो नोट कर लीजिएगा। नहर के बात आएगा ना, तो विश्व व्यस्ततम नहर जो है आपको नहर के मामले में कील नहर है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब आप नोट करिएगा, सबसे व्यस्ततम नहर के मामले में देखें कील नहर है। और कील नहर कहाँ में है? तो आपको जर्मनी में है। ध्यान रखिएगा कहाँ में है? जर्मनी में है। और कील नहर है, कील नहर से एक पॉइंट याद रखिएगा कि कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। किधर? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीचों बीच में स्थित है कील नहर। ये आपको फैक्ट देखें। उसके बाद में आगे पॉइंट याद नोट करिएगा। व्यस्ततम नदी पूछेगा, व्यस्ततम नदी पूछेगा तो राइन नदी है। नहर पूछा तो कील नहर, नदी पूछेगा तो राइन नदी। और व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग पूछेगा तो आपको उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, ये आपको नोट कर लेना है साथियों। आगे देखिएगा 78 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसको मैं आपको त्रिभुज की संख्या गिन के बताना है, तो आप इसको गिन लीजिएगा। आपको इसको में 8 ऑप्शन सही हो, 8 यानी कि 4 ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। इसके लिए डी ऑप्शन सही जवाब है, आप एक बार काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद में है 79 प्रश्न है।
7-9 प्रश्न भी आपको रीजनिंग का ही है। तो इसको मैं जो योजन है, योजन का चयन करना है और अक्षर के दिए गए समूह में इसमें कौन कौन सा रखिएगा वो आपको है। तो इसको मैं आपको बी ऑप्शन रखिएगा ना, तो एक सही शब्द बन करके आएगा, एक सही सिनारियो बन करके आएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है। हीरे के चमक के मुख्य कारण क्या है? हीरा क्यों चमकता है, मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वजह से जो है आपको हीरा चमकता है। अब इससे संबंधी हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हीरा से संबंधित। जैसे हीरा का चमकना जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। हीरा का अपवर्तनांक भी कभी पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। और हीरा का क्रांति कोण पूछ देगा, दरोगा टाइप के एग्जाम में पूछेगा, तो आपको ध्यान रखेंगे 24.4 डिग्री होता है। ध्यान रखेंगे 4 डिग्री होता है, जो बहुत कम होता है। और इसी के वजह होता है ना कि आपतन कोण आक्रांतिक कोण है, ये दोनों के बीच में जो है बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो यह प्रकाश इसके अंदर से बाहर निकलता ही नहीं है, इसके अंदर सतह पे ही टकराते रहती है, तो उसके वजह से ही हीरा अंदर से चमकते रहता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा। 81 नंबर में है, यदि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो कितने आवेश प्रवाहित होगी? तो इसके लिए आपको क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको मैं बता देता हूँ यह किस पे बनेगा। तो ये आपको एक कूलॉम जो है ना, आवेश का कूलॉम मात्रक है, तो कूलॉम का आपको ध्यान रखें, कूलॉम क्यू बराबर IT होता है। I माने धारा और T मतलब टाइम। इसको गुना करिएगा तो आपस में इसको गुना करके आपको 50 कूलॉम आ जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 81 नंबर के लिए। 82 नंबर प्रश्न है, नायलॉन 6C के एकल में कौन होते हैं? तो एकक लक में क्या होता है? इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखें, एपिडिक अम्ल और मेथिलीन डाई अमीन होता है। इसके लिए ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर मेमोरी और उनकी प्राकृतिक सही मिलान करना है। देखिए मिलान की तो प्रश्न आपको आएगा ही, तो आपको जहाँ कभी भी मिलान के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको कंस्टेंट बना करके इसको फोकस करना है। कम से कम 2 को भी आपको आ जाएगा ना, तो आपको उसको सही मिलान कर लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे रैम है, तो इसके लिए आपको रैम के लिए है आपको 2 पे जाएगा। ध्यान रखें, यह वाष्पीकृत और प्राथमिक है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद में रोम जो है आपको यह 3 पे जाएगा। यह जो है गैर वाष्पीकृत और प्राथमिक चिप होता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, आपको ध्यान रखेंगे, यह जो है आपको गैर वाष्पीकृत और द्वितीयक मेमोरी होता है। और जो कैश मेमोरी होता है, ध्यान रखें, कैश मेमोरी होता है, यह आपको 4 पे जाएगा। इसके अनुसार प्रश्न आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 84 नंबर प्रश्न है। 84 नंबर प्रश्न के लिए आपको STP मानक दाब जो है, मानक ताप और दाब पर किसी भी गैस को 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 1 मोल का आयतन इसको में जो आपको होने वाला है, ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको सही जवाब 22.4 लीटर होने वाला है। 85 नंबर प्रश्न साथियों, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल किस दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है? तो किया गया बल कार्य यानी कि W, किया गया वर्क क्या होगा? तो वर्क का जो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान रखेंगे, फिर से लिख देते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले कि सही जवाब आपको जो हो जाएगा 5, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सूत्र आपको देख लीजिएगा, तो यह वर्क का जो फार्मूला होता है, तो F बराबर यानी कि बल बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना विस्थापित हुआ है। ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगा है और 5 मीटर विस्थापित हुआ है, दोनों गुना करने पर 50 जूल आ जाएगा। आगे 85 के बाद में देखेंगे,
इसको में देखिए थोड़ा सा प्रश्न कट भी सकता है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चयनित परिवार को कितने लाख रुपया दिया जाता है? तो यह 2 लाख रुपया दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है 2023 से 2023-24 में लागू किया गया था। और यह पिछड़ी जनजाति है ना, पिछड़ी जनजाति के लिए दिया जाता है, वो उसको सरकार की सभी योजनाओं लाभ पहुंचाने की यह जनमन योजना चलाया गया था। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है जेवर में किया जाएगा, जो जगह यूपी का है, ध्यान रखिएगा यूपी का जगह है जेवर, वहाँ स्थापित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है करेंट अफेयर का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन 88 नंबर के लिए आपको सही हो जाएगा। यहाँ से करेंट है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस है ना, आपको मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, यानी कि 89 नंबर के लिए ए ऑप्शन आपको सही जवाब है साथियों। 90 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी आत्मकथा जनता की कहानी मेमोरी आत्मकथा का विमोचन किया था? तो यह जो था, ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय का है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 90 नंबर के लिए। पीछे प्रश्न थोड़ा सा कटेगा तो मैं बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ को भी आप देख सकते हैं, और पीडीएफ को अपना और पहले आप टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद में इसको डिस्कस का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कथन है सभी कीट में 3 जोड़ी पैर होते हैं। यह कथन तो सही है कि कीट में 3 जोड़ी पैर होते हैं, लेकिन कारण बताया गया कि मकड़ी एक कीट है जो 4 पैर के होते हैं। 4 पैर भी रहते हैं लेकिन कीट नहीं है, मकड़ी जो है कीट नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है कि ए तो सत्य है लेकिन आर जो है गलत है, मकड़ी कीट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इतने खाली याद रखिए, आपको सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर है, अनुदैर्ध्य तरंग किस में जो गमन कर सकती है? अनुदैर्ध्य तरंग है ना, ध्यान रखेंगे, ठोस, तरल, गैस, तीनों में जो है अनुदैर्ध्य तरंग गमन करता है। उसके बाद में 93 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर, ध्यान रखिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपको 93 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो यह जो है अम्ल आपको नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। 95 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिका के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है। उसको माइटोकॉन्ड्रिया जो आप जानते हैं पावर हाउस कहा जाता है इसका। आगे देखिएगा 96 नंबर है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो यह जो है आपको ध्यान रखेंगे, आपको इसके लिए हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन के माध्यम से जो है आपको ऑक्सीजन का परिवहन सभी शरीर के सभी भाग तक ले पहुंचती है। 97 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो प्रतिबंध लगाया है, ध्यान रखेंगे, तो शतरंज है ना, शतरंज पे यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। 97 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही जवाब है। 98 नंबर है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान की एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बना है? आप क्रिप्टो में भी वहाँ भुगतान कर सकते हैं, तो ऐसा भूटान है ना, क्रिप्टो में भी पैसा एक्सेप्ट करने के लिए बना दिया है नियम। 99 नंबर है, विन द टेबल ऑफ योर माइंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह जो है ना है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा रीता रामामूर्ति गुप्ता है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 99 नंबर के लिए डी ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न है, 6
6 से 11 मई 2025 तक जो है तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण किस देश में हुआ है, किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये आपको तीसरा चरण जो है ना, दूसरा चरण जो है आपको चीन में आयोजित हुआ है। ध्यान रखिए, दूसरा चरण चीन में आयोजित हुआ है। वही आपको पहला चरण की बात कहें तो यूएसए में हुआ है। ध्यान रखें, पहला चरण कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है। दूसरा चरण का दूसरा तो आपने देखे चीन में होगा, दूसरा वाला चीन में होगा, और तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला ध्यान रखें तुर्की में होगा, तीसरा वाला तुर्की में होगा। और इसी के साथ में जो है आज का प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, इसका PDF ही मिल जाएगा। PDF जो पहले ही अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप ये टेस्ट दे करके डिस्कशन में आप नोट ज़रूर नोट करिएगा। जो नोट मैं बताता हूँ उसको नोट्स ज़रूर करते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, आपका लाइक है तो इसको टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप जो भी ग्रुप आप चलाते हैं उस ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके लिए बहुत बहुत आभारी रह जाएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो लेते हैं इस वीडियो से विदा, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।